हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम समझेंगे ओलिगोपोली मार्केट अल्पाधिकार बाजार को। इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है ये मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्पाधिकार बाजार होता क्या है। तो देखते हैं इसको। एक अल्पाधिकार एक ऐसा बाजार होता है जिसमें क्या होता है कि फर्मों की संख्या बहुत कम होती है जो ये मानती है कि वे अपने मूल्य निर्धारण और उत्पादन नीतियों में एक दूसरे पर क्या करेंगे, निर्भर करेंगी। मतलब फर्में भी क्या होती है, कम होती हैं, और ऊपर से क्या होता है कि वो जो जितनी कम फर्में होती हैं वो कम फर्में भी क्या करती है, अपने उत्पादन और कीमत के लिए क्या है कि एक दूसरे के ऊपर क्या है कि डिपेंड रहती है। तो ये एक ऐसी मार्केट होती है। अल्पाधिकार बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिसके अंदर क्या होता है कि फर्मों की संख्या बहुत कम होती है, और जो संख्या होती है वो भी क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर कीमत और उत्पादन को लेकर क्या करती है, निर्भर करती है, डिपेंड रहती है। प्रत्येक फर्म को कुछ बाजार शक्ति देने के लिए फर्मों की संख्या काफ़ी कम भी क्या है कि इसकी विशेषता रहती है। तो क्या है कि फर्मों की जो मतलब क्या है कि बाजार शक्ति अगर मिलती है तो उसके कारण उसके अंदर भी क्या होता है कि जो फर्मों की संख्या रहती है इसमें, तो वो क्या रहती है, बहुत कम रहती है। तो अल्पाधिकार क्या है कि एक छोटी संख्या वाली फर्मों के साथ एक बाजार संरचना है जिनमें से कोई भी दूसरों को महत्वपूर्ण प्रभाव रखने से नहीं रोक सकता है। उसके बाद क्या है कि हमारा अल्पाधिकार के कुछ उदाहरण अगर हम लेके चलें, एग्जांपल्स अगर हम लेके चलें ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें, तो वो हम देख लेते हैं कौन से हो सकते हैं। तो पहला अगर एग्जांपल लें इसमें तो वो हो सकता है कार उद्योग, कार इंडस्ट्रीज़। तो पैमाने की वस्तुओं ने विलय के कारण बना दिया है, इसलिए बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं वो क्या होती है, बाज़ार पर हावी होती हैं। और क्या होता है इसके अंदर, कार इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे बड़ी कार कंपनियों में जैसे कि टोयोटा, हुंडई, फोर्ड, जनरल मोटर्स, BWD, इस तरीके की जो है क्या है कि कार कंपनियां शामिल हैं, जो जिनकी जो फर्में होती हैं वो बहुत कम होती हैं। और क्या है कि कुछ कार कंपनियां ये क्या है कि अपने जो बाज़ार है, बाज़ार के अंदर क्या करती है, अपना शक्ति को दिखाती हैं। इसी तरीके से ले सकते हैं हम पेट्रोल रिटेल। तो जैसे भारत पेट्रोलियम और रिलायंस पेट्रोलियम, तो इसका एक एग्जांपल हो सकते हैं ये ओलिगोपोली मार्केट के, कि पेट्रोल उत्पादों के अंदर भी क्या होता है, पेट्रोल के अंदर जो रिटेल तरीके से वो बेचा जाता है उनको, तो उसमें क्या आता है कि उसके अंदर भी ओलिगोपोली मार्केट ही काम करती है। कुछ फर्में होती हैं और उनमें से कुछ ही फर्मों का क्या होता है, मार्केट के अंदर क्या होता है, शक्ति, अपनी मार्केट शक्ति को क्या करती हैं, दिखाती हैं, शो करती हैं। उसी तरीके से क्या है कि औषधीय उद्योग जैसे सन फार्मास्यूटिकल, इंडिया के अंदर सन फार्मास्यूटिकल है, सिप्ला है, या फिर जो डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल आदि, ये क्या है कि औषधीय या फिर जो मेडिसिन को लेकर क्या है कि इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये क्या है कि ओलिगोपोली मार्केट को शो करती हैं, और कुछ ही फर्में होती हैं ये। तो भारत के अंदर सन फार्मास्यूटिकल, सिप्ला और रेड्डी फार्मास्यूटिकल हम एग्जांपल ले सकते हैं। कॉफ़ी शॉप खुदरा के अंदर क्या हो सकता है, स्टारबक्स, कोस्टा कॉफ़ी, कैफ़े नीरो, और क्या हो सकता है इसमें ब्रू कॉफ़ी हो सकती है। तो ये मतलब क्या है कि ये भी क्या है, ओलिगोपोली मार्केट के ही एग्जांपल है। कॉफ़ी के अंदर, कॉफ़ी बाज़ार के अंदर, कॉफ़ी फर्म्स के अंदर। उसके बाद क्या है कि समाचार पत्र अगर हमने न्यूज़पेपर्स के अंदर, तो भारत के अंदर क्या है कि बाज़ार में टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, सॉरी। तो ये क्या है कि इनका क्या है, वर्चस्व है। हिंदी अखबारों में भी दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इस तरीके से क्या है कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स हैं। तो ये क्या है कि ओलिगोपोली मार्केट का ही एक भाग है, ओलिगोपोली मार्केट को शो करते हैं। बुक रिटेल के अंदर अगर हम बात करें तो भारत में मार्केट शेयर में क्या है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी छोटी फर्मों का क्या है कि वर्चस्व है। तो ऑनलाइन बुक्स अगर हम रिटेल करते हैं, बुक्स खरीदते हैं, तो उनके अंदर मार्केट के अंदर क्या है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी जो फर्में हैं, फ्लिपकार्ट जैसी जो छोटी फर्में हैं, तो फिर वो क्या करती हैं, अपना प्रतिनिधित्व दिखाती है मार्केट के अंदर, अपना क्या करती है, शक्ति को प्रदर्शित करती है ओलिगोपोली के तरीके से। अल्पाधिकार के अगर उदाहरण क्या है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसमें क्या है कि ऑटो उद्योग भी ले सकते हैं हम, केबल टेलीविज़न भी ले सकते हैं, वाणिज्य, हवाई यात्रा भी इसके अंदर शामिल हो सकती हैं, इंडिगो इंडियन एयरलाइंस, इस तरीके से क्या है कि, तो वो ओलिगोपोली मार्केट्स के अंदर ही कवर होती हैं। ओलिगोपोली मार्केट्स के एग्जांपल है। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट फर्म का है, एक बैग में बिलियों की तरह होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये एग्जांपल था। एग्जांपल के बाद क्या है कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं इस मार्केट की। अल्पाधिकार बाजार की मुख्य विशेषताएं, द मेन फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, एक उद्योग जिसमें कुछ फर्मों का क्या होता है, वर्चस्व होता है। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया। कुछ फर्में होती हैं, थोड़ी सी फर्में होती हैं जिनका
जिनमें क्या है कि वो कीमत और उत्पाद के अंदर क्या होता है, आउटपुट के अंदर क्या होता है कि वो एक दूसरे पर डिपेंड करती है, और उसमें कुछ ही फर्मों का क्या होता है, वर्चस्व होता है, अपना अधिकार वो जमाती हैं। फर्मों की क्या रहती है, अंतर्निर्भरता रहती है, वो मैंने आपको बता ही दिया है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी रहती है इसके अंदर। तो कंपनियां इस बात से प्रभावित होंगी कि अन्य फर्में कैसे मूल्य और आउटपुट निर्धारित करती हैं। उसके बाद क्या है कि प्रवेश में बाधाएं। तो इस प्रकार के बाजार में क्या है कि एक अल्पाधिकार में क्या होता है, अगर हम इसके अंदर बात करें तो फर्मों को एक महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए प्रवेश के लिए कुछ बाधाएं होनी चाहिए। मतलब क्या है कि पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं होता है नई फर्मों के लिए इसमें, लेकिन क्या है कि कुछ ना कुछ बाधाएं इसके अंदर, मतलब प्रतिबंध, बाउंडेशन इसके अंदर लगा दी जाती है, ताकि ज़्यादा नई फर्में क्या है कि एंट्री इस बाज़ार में नहीं ना कर सके। उसके बाद क्या है कि प्रवेश के लिए, एंट्री के लिए क्या है कि इन बाधाओं को ब्रांड वफादारी या पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल करनी होती है। कि अगर कोई नई फर्म इसके अंदर मार्केट के अंदर एंट्री करना चाहती है, तो उसको जो पहले वाली फर्म है उसके साथ क्या है कि वफादारी दिखानी पड़ेगी, ब्रांड वफादारी दिखानी पड़ेगी, और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को भी उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि हालांकि प्रवेश के लिए बाधाएं क्या है कि एकाधिकार से इसके अंदर क्या रहती है, कम रहती है, क्योंकि एकाधिकार में तो बिल्कुल ही क्या रहता है, बाउंडेशन रहती है, कोई भी नई फर्म एंट्री नहीं कर सकती है मार्केट के अंदर। मोनोपोली अपने उत्पाद को बेचता है और वही बनाता है, वही कीमत उसका क्या करता है, कीमत का निर्धारण करता है। तो उसमें बाउंडेशन क्या रहती है नई फर्मों की, एग्जिट या बाउंडेशन, एग्जिट तो होता ही नहीं क्योंकि फर्म ही एक होती है, और एंट्री भी नहीं हो पाती है, बाउंडेशन रहती है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वो खुद ही उत्पाद का क्या करता है, उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है, उत्पाद को बनाता है, और खुद ही मूल्य का निर्धारण करता है। एकाधिकार उसका शक्ति को वो क्या करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, विभेदित उत्पाद होते हैं, उत्पाद एक तरीके के नहीं होते हैं। वो कैसे, एक अल्पाधिकार में क्या होता है, फर्म अक्सर गैर मूल्य प्रतियोगिता पर प्रतिस्पर्धा क्या करती है, प्रतिस्पर्धा करती है, और यह क्या होता है कि विज्ञापन बनाता है, और उत्पाद की गुणवत्ता अक्सर महत्वपूर्ण होती है। ओलिगोपोली क्या होती है, सबसे आम बाजार की संरचना होती है। मतलब ये क्या है कि नॉर्मल तरीके से अगर हम देखें बाज़ारों को, तो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली बाज़ार, परफेक्ट कंपटीशन बहुत ही कम देखने को मिलते हैं रियल वर्ल्ड्स के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल। लेकिन मोनोपोली का भी क्या है कि कुछ ही एग्जांपल होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि फर्मों का एकाधिकार होता है। लेकिन जो ओलिगोपोली मार्केट है, ये बाजार संरचना की, मार्केट स्ट्रक्चर की सबसे आम संरचना इसको हम बोलेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, नॉर्मल तरीके से अगर किसी भी बाज़ार को हम देखें तो वो ओलिगोपोली प्रकार का पाए मिलेगा हमें, ओलिगोपोली मार्केट के तरीके से वो काम करता हुआ मिलेगा। तो ये क्या है कि एक आम संरचना है मार्केट स्ट्रक्चर की। कैसे फर्म अल्पाधिकार में प्रतिस्पर्धा करती हैं, हाउ फर्म्स कम्पीट इन ओलिगोपोली, वो देख लेते हैं। तो क्या होता है, ऐसे विभिन्न संभावित तरीके हैं जिनसे वो अल्पाधिकार में फर्म प्रतिस्पर्धा करेंगे और व्यवहार भी करेंगे। यह इस बात पर निर्भर करेगा, वो कौन सी बातें हो सकती है फर्म के, पहला है फर्मों के उद्देश्य है, जैसे लाभ अधिकतम करना या फिर बिक्री अधिकतम करना। मतलब क्या है कि या तो जो फर्में हैं अल्पाधिकार बाजार के अंदर, वो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहेंगी, या फिर वो अपने आउटपुट को की जो सेल है, जो बिक्री है, उसको अधिकतम करना चाहेगी। तो वो उस बात पे डिपेंड करता है कि फर्मों का उद्देश्य क्या है। तो वो उस तरीके से क्या है कि क्योंकि इसमें फर्में क्या होती है, इंटरडिपेंडेंस होती है, तो आपस में कंपटीशन इसमें चलता रहता है इंटरडिपेंडेंस के तरीके से भी। तो वहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, वो किस तरीके से होगा कि लाभ अधिकतम करने के तरीके से होगा या फिर बिक्री के अधिकतम करने से होगा। ये दोनों बातें ध्यान रखने की क्या है कि ज़रूरत है। फर्मों का उद्देश्य कौन सा होगा, लाभ अधिकतमकरण या फिर बिक्री अधिकतम करना, बिक्री अधिक करना। उसके बाद क्या है कि प्रतिस्पर्धा की डिग्री क्या है, यानी प्रवेश में बाधाएं हैं या नहीं हैं, ये उसको देखना ज़रूरी है प्रतिस्पर्धा के लिए। अगर ज़्यादा बाधाएं नहीं हैं तो फिर क्या होगा, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा। अगर बाधाएं कम हैं, बाधाएं ज़्यादा हैं, तो क्या है कि जो कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, वो कम होगी, क्योंकि नई फर्में एंट्री नहीं कर पाएंगी तो कंपटीशन कम होगा। उसके बाद अगर हम बात करें सरकारी विनियमन, तो सरकारी विनियमन भी, मैनेजमेंट भी क्या है कि इसके अंदर काफ़ी काम करता है, गवर्नमेंट मैनेजमेंट। तो वो किस तरीके से काम करता है कि बाज़ार के ऊपर कितना मतलब उसको डोमिनेट किया जाए, कितना उसको
खुला रखा जाए तो ये क्या है कि बाज़ार गवर्नमेंट मैनेजमेंट भी क्या है कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर प्रतिस्पर्धा को क्या करता है, अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। उसके बाद क्या है कि अल्पाधिकार के लिए संभावित परिणाम कौन से हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला अगर हम बात करें वो होती है स्थिर कीमतें, स्टेबल प्राइसेस। जैसे किंग डिमांड कर्व के माध्यम से अगर हम इसको समझना चाहें, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डिमांड कर्व निश्चित नहीं होता है, वो किंग तरीके से होता है, वो आगे हम देखेंगे इसके अंदर। तो वो क्या है कि फर्म गैर मूल्य प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित करती है। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट जो परिणामों को संभावित करता है, संभावित परिणाम होते हैं अल्पाधिकार में, वो कौन से हो सकते हैं, युद्ध वॉर, प्राइस वॉर जिसको बोलते हैं, मूल्य वॉर, सॉरी मूल्य युद्ध जिसको बोलते हैं, प्राइस वॉर, प्रतिस्पर्धी अल्पाधिकार के अंदर, मतलब प्राइस वॉर चलता है इसके अंदर। और साथ में एक इसके अंदर जो मेन पॉइंट रहता है वो रहती है मिली भगत। मिली भगत कोल्यूजन ओलिगोपोली बोला जाता है इसको। आपस में फर्में क्या कर लेती हैं, अपने एक दूसरे से मिल जाती हैं और उपभोक्ता से जितनी चाहे कीमत वसूल कर सकती है और जितना चाहे उत्पाद को अपने को बेचना क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, उत्पाद को बेचना ज़्यादा कर सकती है उच्च कीमतों के लिए अगर नहीं, मतलब इसमें कीमतों को अगर लिया जाए तो मिलीभगत करके उच्च कीमतों को क्या किया जा सकता है ओलिगोपोली प्रोड्यूसर्स के द्वारा, उत्पादकों के द्वारा। किंग डिमांड कर्व अगर हम पढ़ें तो वो क्या होता है, किंग डिमांड कर्व मॉडल। तो किंग डिमांड कर्व मॉडल के अंदर क्या होता है, यह मॉडल यह बताता है कि कीमतें काफ़ी हद तक स्थिर रहेंगी, स्टेबल रहेंगी और फर्मों की कीमतों में बदलाव के लिए बहुत कम प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए फर्म गैर मूल्य प्रतियोगिता विधियों का उपयोग करके प्रतिस्पर्धा करती है। कि इसमें सीधी सी बात बता दी गई है कि कीमतें स्थिर रहेंगी, स्टेबल रहेंगी और फर्मों को कीमतों में बदलाव के लिए बहुत कम प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए फर्म गैर मूल्य प्रतियोगिता विधियों का उपयोग करके, मतलब वो कौन सी हो सकती हैं, उत्पाद के अंदर, आउटपुट के अंदर चेंज करके, तो वो क्योंकि कीमतें तो ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकती हैं, तो उत्पादों के अंदर थोड़ा सा चेंज करके क्या है कि अपने उत्पाद को ज़्यादा बेच सकती हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकती है एक दूसरे से। तो ग्राफ के अंदर अगर हम आएँ तो ग्राफ में ऊपर की तरफ हम लेंगे प्राइस एंड कॉस्ट और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे किंग डिमांड कर्व ओलिगोपोली के अंदर इसमें आउटपुट। तो आउटपुट एक्स एक्सिस पे हम लेंगे और वाई एक्सिस पे प्राइस एंड कॉस्ट को लेके चलेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम देखें तो जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो इस तरीके से कार्य करेगा, काम करेगा। डी इज इक्वल टू, इसको हम ए आर भी बोलते हैं, एवरेज रिवेन्यू कर्व, या फिर इसको हम प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है ये। तो डिमांड कर्व ए इज इक्वल टू ए आर होता है और इज इक्वल टू प्राइस लाइन होता है। तो ये किस तरीके से काम करेगा, पहले ये इस तरीके से नीचे और फिर यहाँ से चेंज हो जाएगा ये। उसके बाद क्या है कि जो हमारा हम पढ़ते आए हैं जहाँ पे एम आर इज इक्वल टू क्या होगा, एम सी होगा, वहाँ पे कीमत का निर्धारण होगा। तो देख लेते हैं वो कहाँ पे है। तो एम आर हमारा इस तरीके से जाएगा, पहले ये यहाँ पे इस तरीके से नीचे तक, और फिर यहाँ से वो सीधा चलेगा बिल्कुल पैरेलल टू वाई एक्सिस, और यहाँ से चेंज होता हुआ फिर नीचे की तरफ नेगेटिव, जीरो होता हुआ नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखने वाली ये बात है कि ये जो मार्जिनल रिवेन्यू है एक समय पे क्या होता है कि वाई एक्सिस के बराबर होता है। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो कीमतें होती है, कीमतों का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है किसके ऊपर, आउटपुट के ऊपर। तो मार्जिनल रिवेन्यू जो कर्व है वो स्थिर रहता है और नीचे की तरफ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि कीमतों का ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे एम सी कर्व इसको कट करेगा वहाँ पे प्राइस का निर्धारण होगा। तो एम सी कर्व हम देख लेते हैं, एम सी वन जैसे मैंने लिया है ये, और एम सी टू यहाँ पे इस तरीके से। तो एम सी वन पे अगर हम बात करें तो एम सी वन के ऊपर क्या होगा हमारा, यहाँ पे एम सी वन यहाँ पे इस तरीके से कट करेगा। तो यहाँ पे जो कीमत का निर्धारण होगा, अब कीमत कहाँ है, हमारी कीमत ऊपर है, क्योंकि ए आर कर्व हमारा कीमत होता है, जो डिमांड कर्व हमारा कीमत लाइन भी होती है। तो कीमत लाइन को कहाँ पे, क्योंकि पहले एम आर को जो एम सी कट कर रहा है यहाँ पे कट कर रहा है, ये इसको हम ऊपर बढ़ा देंगे तो कीमत कितनी होगी, जितनी ई पॉइंट पे आएगी। तो ई पॉइंट पे कीमत है, यहाँ से इस तरीके से इसको मिला देंगे तो प्राइस का ये निर्धारण होगा ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। और इस तरीके से इतना क्या करेगी वो मार्केट, जो भी हैं वो अपना आउटपुट बेच पाएंगी, बिक्री कर पाएंगी। इसी तरीके से मार्जिनल कॉस्ट अगर हम सेकंड की लें तो मार्जिनल कॉस्ट ये सेकंड की है और ये फर्स्ट की है, मतलब दो फर्में भी क्या है कि इसी तरीके से क्या है कि अपना उत्पाद बेच पाएंगी, आउटपुट इतना रहेगा और कीमत उसमें इतनी रहेगी। तो इस तरीके से क्या है कि प्राइस की रिजिडिटी रहती है वो हम देख सकते हैं, स्थिर हो जाती है, प्राइस स्टेबल रहती है। और इस कारण से क्या होता है कि जो
कीमत को वो दोनों ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाते हैं और चेंज वो आउटपुट में ला सकते हैं आगे चेंज करने के लिए, अपने उत्पाद को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा बिक्री के लिए। कीमत इस तरीके से निर्धारण होगा उसमें, और जो आउटपुट होगा वो क्यू के बराबर आएगा। तो ये इस तरीके से हम ग्राफ को देख सकते हैं कि डिमांड कर्व ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, ओलिगोपोली इक्विलिब्रियम के अंदर। उसके बाद क्या है कि, और एक चीज़ ये आपने नोटिस कर ही लिया है, ये हमारा संतुलन है, ए बिंदु और ये हमारा बी पॉइंट। तो ये क्या हमारा, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारा ए और बी, हमने इसको नाम दे दिया। तो ये हमारा संतुलन पॉइंट है, संतुलन बिंदु है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, ओलिगोपोली इक्विलिब्रियम के लिए, संतुलन के लिए ये स्थिति रहेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं ग्राफ के अंदर, तो यह मानता है कि फर्म मुनाफे को अधिकतम करना चाहते हैं, मतलब बेनिफिट गेंस को ज़्यादा करना चाहते हैं। तो उसमें क्या है कि उसके लिए दोनों कीमत को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे, बस अपने आउटपुट को ज़्यादा बेचना चाहेंगे। यदि वे कीमत बढ़ाते हैं तो वे बाज़ार का एक बड़ा हिस्सा खो देंगे, क्योंकि कीमत बढ़ा नहीं सकते हैं। तो क्या होगा, कीमत बढ़ाएंगे तो वो जो उपभोक्ता उनके पास आ रहे हैं उत्पाद खरीदने के लिए, वो उत्पाद खरीदना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो एक बड़ा हिस्सा बाज़ार का खो देंगे उपभोक्ताओं का, क्योंकि वे अन्य फर्मों की तुलना में अप्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। इसलिए कीमतों में वृद्धि के लिए मांग लोचदार है। अगर कंपनियां कीमतों में कटौती करती हैं तो उन्हें बाजार हिस्सेदारी में बड़ी वृद्धि हासिल होगी। हालांकि यह संभावना नहीं है कि कंपनियां इसकी अनुमति देंगी, क्योंकि कीमतें वो ज़्यादा कम भी नहीं कर सकते हैं। उनको क्या है कि अपनी लागत को तो कम से कम पूरा करना होता है। कीमत बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे, और कीमत कम भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको अपनी लागतें भी प्राप्त नहीं हो पाएंगी अगर वो ज़्यादा कीमतें कम करेंगे तो। इसलिए अन्य फर्म भी छूट और कट प्राइस का पालन करती हैं। इसलिए मांग केवल क्या है कि थोड़ी मात्रा में बढ़ेगी, इसलिए कीमत में कटौती के लिए मांग क्या होगी, बेलोचदार होगी यहाँ पे। इसलिए क्या है कि इससे पता चलता है कि अल्पाधिकार में कीमतें क्या रहती हैं, कठोर रहती हैं, स्थिर रहती हैं, रिजिड रहती हैं, स्टेबल रहती हैं। स्थिर नहीं कहेंगे हम उसको, स्टेबल कहेंगे, कठोर कहेंगे, रिजिड कहेंगे। तो इस तरीके से कीमतों को थोड़ा सा मतलब क्या है कि ज़्यादा इफेक्ट उसके ऊपर नहीं डाल सकते हैं अल्पाधिकारी। सिर्फ क्या है कि अपनी मात्राओं को बढ़ाने के लिए अपने उत्पादों में थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हैं। तो उस वो तरीका क्या है कि काम कर सकता है अपने गेन को, मुनाफे को बढ़ाने के लिए। ऊपर दिए गए आरेख से पता चलता है कि सीमांत लागत में बदलाव अभी भी उसी कीमत की ओर उसको क्या करता है, ले जाता है। उसके बाद क्या है कि क्योंकि किंग डिमांड कर्व की स्थिति में लाभ अधिकतमीकरण तब होता है जब क्यू पर एम आर इजिकल टू एम सी होता है। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया, लाभ अधिकतमीकरण की शर्त या फिर कीमत कहाँ पे निर्धारण होगा, जहाँ पे एम आर इजिकल टू एम सी होगा और एम आर एम सी होगा तो उस लाइन को हम ऊपर बढ़ा देंगे। तो वो जहाँ पे ए आर कर्व को टच करेगा उतनी हमारी कीमत का निर्धारण हो जाएगा। अभी मैंने आपको करके दिखाया था। तो इसमें क्या है कि आगे किंग डिमांड कर्व का अगर हम मूल्यांकन करना चाहे, इवैल्यूएशन करना चाहे, इवैल्यूएशन ऑफ किंग डिमांड कर्व, तो वो कैसा हो सकता है। वास्तविक दुनिया में कीमतें बदलती रहती हैं। उसके बाद क्या है कि फर्म लाभ को अधिकतम करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना पसंद कर सकते हैं। जो फर्में होती हैं वो लाभ को अधिकतम करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार में हिस्सेदारी अपनी बढ़ा सकते हैं। इसलिए कीमतों में कटौती करने के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ तक कि लोचदार मांग के साथ भी। उसके बाद क्या है कि कुछ फर्मों में बहुत मजबूत ब्रांड वफादारी हो सकती है, जैसे बिना मांग के बहुत अधिक कीमत लोचदार होने के कारण कीमत बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। तो ये इस तरीके से काम करेगी। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे मॉडल यह नहीं बताता है कि कीमतों को पहले स्थान पर कैसे लाया गया था। तो मॉडल ये जो किंग डिमांड कर्व है, ये पहले ये नहीं बता सकता कि जो कीमतें हैं उनको पहले स्थान पर किस तरीके से लाया जाए या लाया गया था। तो ये इस तरीके से काम करता है, इसका मूल्यांकन हम इस तरीके से कर सकते हैं। बात करते हैं कीमत युद्ध की। तो प्राइस वॉर्स क्या होता है। अल्पाधिकार में फर्म अभी भी कीमत पर बहुत प्रतिस्पर्धी हो सकती है, खासकर यदि वे बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग कर रही हो। तो कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, हम अल्पाधिकार को देख सकते हैं कि जहां कंपनियां कीमतों में कटौती और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने की क्या कर रही है, मांग कर रही होती हैं। तो इस तरीके से क्या करता है, कुछ परिस्थितियों में हम अल्पाधिकार को देख सकते हैं कि जहाँ पे कंपनियां क्या करती हैं, कीमतों में कटौती करती है और प्रतिस्पर्धा मांग बढ़ाने की मांग क्या हो रही है, मांग कर रही होती है। कई अल्पाधिकार में एक विशेषता चयनात्मक कीमत युद्ध होता है। उदाहरण के लिए सुपरमार्केट अक्सर कुछ सामानों जैसे रोटी विशेष ऑफर की कीमतों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन अन्य सामानों के लिए उच्च मूल्यों निर्धारित करते हैं, जैसे कि लग्जरी केक।
तो जहाँ पे क्या है कि रोटी और जो नेसेसरी गुड्स हैं इस तरीके की सुपरमार्केट के अंदर, उनके ऊपर क्या है कि वो कीमत पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन अन्य सामानों पर उच्च मूल्य निर्धारित करते हैं। वहाँ पे कीमत पे प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, उच्च मूल्य के ऊपर वो अपना सामान बेचते हैं, जैसे कि लग्जरी केक मैंने एग्जांपल इसके अंदर लिया है। उसके बाद बात करते हैं इसका जो मेन पॉइंट रहता है ओलिगोपोली मार्केट का, वो है कपट संधि, जिसको कोलिसिव ओलिगोपोली बोलते हैं। अल्पाधिकार में फर्मों के लिए एक और संभावना है कि वे कीमतों पर मिलीभगत करें और उत्पादन के स्तर को अधिकतम लाभ निर्धारित करें। इससे उद्योग को क्या होगा, अधिकतम लाभ मिलेगा। अगर क्या है कि फर्में जो आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही थी आपस में मिल जाएं और कीमतों का निर्धारण मिलकर करने लगे, तो क्या होगा, वो ज़्यादा उत्पाद को बेच पाएंगी और क्या होगा, उत्पादन का जो स्तर होगा उसको अधिकतम कर पाएंगी। इससे क्या होगा, जो उनका उद्योग होगा उसको भी अधिक लाभ मिल पाएगा। इस तरीके से क्या होगा, संधि इस तरीके की जो संधि होती है वैसे क्या होती है, अवैध होती है, इलीगल होती है, लेकिन क्या होता है, छिपाकर की गई इस तरह की संधि को पहचानना मुश्किल हो जाता है। इस कारण से इसको कपट संधि कहा गया है, कोलिसिव ओलिगोपोली कहा गया है। मतलब छिपाकर इस तरीके की क्या है कि फर्में क्या करती है, संधि करती हैं, अपना मिलके इस तरीके से काम करती हैं। हालांकि ये क्या होती हैं, इलीगल होती हैं। इस तरीके की संधि क्या होती हैं, इलीगल होती है। उसके बाद क्या होता है, कपट संधि के प्रभावी होने के लिए प्रवेश के लिए बाधाओं का क्या होता है, बाधाओं की आवश्यकता होती है। तो कपट संधि के प्रभावी होने के लिए प्रवेश के लिए जितनी भी बाधाएं होती हैं, फाउंडेशन होती है, उन पे क्या होती हैं, बाधाएं होती हैं। मतलब नए फर्मों को वो प्रवेश नहीं करने देती है अगर वो आपस में संधि कर लेती है पुरानी फर्में। कार्टेल एक औपचारिक कपट संधि समझौता है, कार्टेल जिसको बोल सकते हैं हम। तो कार्टेल के अंदर क्या होता है कि कुछ फर्में मिल जाती हैं और अपना उत्पाद को बेचना स्टार्ट कर देती है अपनी कीमत निर्धारित करके। उदाहरण के लिए क्या है कि ओपेक एक कार्टेल है जो तेल की कीमतों को क्या करता है, नियंत्रित करना चाहता है। ओपेक क्या है कि तेल कंपनियों का एक क्या है कि कार्टेल बना लिया गया है, ग्रुप बना लिया गया है, जो चाहता है कि तेल की कीमतों को वो खुद नियंत्रित करे। उसके बाद क्या है कि कपट संधि और खेल सिद्धांत क्या होता है, कोलिसिव ओलिगोपोली एंड गेम थ्योरीज के बारे में हम देखते हैं क्या होते हैं ये। तो इम्पोर्टेंट है ये भी पार्ट इसका। गेम थ्योरी अन्य फर्मों की प्रतिक्रिया को अनिश्चितता के आधार पर फर्मों के निर्णय को देखती है कि अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी की जो अवधारणा होती है कितनी कारगर होती है। तो गेम थ्योरी देखती है वो फर्मों की प्रतिक्रिया की अनिश्चितता के आधार पर कि फर्मों के जो निर्णय लिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी किस तरीके से काम करती है, कितनी वो कारगर होती है। उदाहरण के लिए यदि कोई फर्म कपट संधि करने और कम आउटपुट करने के लिए सहमत होती है तो यह दूसरी फर्म पर निर्भर करती है जो कपट संधि में रहकर समझौता करती है कि वो उसको क्या है कि उसको कम अपना आउटपुट बेचने दे और क्या है कि खुद अपना आउटपुट वो ज़्यादा बेचे। इस तरीके से क्या कि यदि फर्म उत्पादन को प्रतिबंधित करती है तो क्या होगा, उच्च मूल्य निर्धारित अगर करती है, इसका मतलब उत्पाद प्रतिबंधित होगा तो उच्च मूल्य होगा, कीमतें बढ़ेंगी और फिर क्या होगा, दूसरी फर्म अपने समझौते मतलब क्या है कि कम कीमत का निर्धारण करेगी को क्या कर सकती है, वो धोखा दे सकती है। तो इस तरीके से धोखे की क्या है कि गेम के अंदर, क्योंकि गेम थ्योरी है, खेल है, ये खेल सिद्धांत है, तो इसके अंदर इस तरीके से धोखा भी हो सकता है। इस प्रकार क्या है कि एक फर्म की हालत ख़राब भी हो सकती है। तो ये था हमारा यहाँ पे पॉइंट, खेल सिद्धांत किसके साथ, कोलिसिव ओलिगोपोली के अंदर कपट संधि और खेल सिद्धांत किस तरीके से काम करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओलिगोपोली मार्केट, और ओलिगोपोली मार्केट को हमने डिटेल से इसके अंदर पढ़ा है, समझा है। रिजिडिटी ऑफ प्राइस को एक तरीके से हमने समझा है इसके अंदर। तो और इसके साथ में क्या है कि हमने उसके कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ओलिगोपोली मार्केट के एग्जांपल लिए हैं, क्या होता है बाज़ार वो देखा है, साथ में इसकी कुछ विशेषताएं हैं उनको हमने देखा है एक एक करके। कैसे फर्में क्या है कि अल्पाधिकार के अंदर प्रतिस्पर्धा करती है उसको देखा है, अल्पाधिकार के अंदर कौन से परिणाम हो सकते हैं, और साथ में हमने रिजिडिटी मैंने आपको बता ही दिया, ग्राफ देखा है, ग्राफ के अंदर रिजिडिटी प्राइस की किस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं, उसको हमने देख लिया है। उसके बाद हमने मूल्यांकन को भी देखा है, किंग डिमांड करो के, और प्राइस वॉर क्या होता है, प्राइस वॉर के साथ गेम थ्योरी क्या होती है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।